Hello बच्चों, let's read this question. The question says the packing fraction for a body-centered cubic arrangement is option A is 0.74, option B is 0.76, option C is 0.68 and option D is 0.86. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास एक काइंड का मेजर है, ये बताता है कि हमारे पास किसी यूनिट सेल में हमारे जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितनी स्पेस यूनिट सेल की ऑक्यूपाई कर रखी है, कितनी टोटल स्पेस में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, उसी को पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है इसको हम किस तरह निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन एक काइंड का फ्रैक्शन ही है, तो इसको हम निकालते हैं बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कि हमारे पास पर यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? वॉल्यूम ऑफ वन एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम। और इसको टोटल को डिवाइड कर देते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब समझते हैं जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बच्चों एक्चुअल में फ्रैक्शन निकाल लें। फ्रैक्शन क्या है? हम एक चीज का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं टोटल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी वही है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि हमारे टोटल एटम्स की वॉल्यूम कितनी है और उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। और हमें हमें टोटल वॉल्यूम जितनी हमारी एटम्स हमारी एक्वायर कर रहे हैं स्पेस को, उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। यही तो होता है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। तो अभी हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स किस तरह निकलती है। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम अगर हम स्फीयर कंसिडर कर लें तो हम वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इस तरह निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इस तरह निकालते हैं कि आप क्या करिए, एक एटम की वॉल्यूम को निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बच्चों? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से। वॉल्यूम ऑफ वन एटम को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कि आपके पास कितने एटम्स है पर यूनिट सेल में, तो आपके पास टोटल एटम सारे एटम की वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसी को हमने ऊपर इस तरह लिख दिया था, हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है। तो ये हमारा की कंसेप्ट है। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसको बीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीसीसी। इसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। चार कॉर्नर्स ऊपर वाले और चार ही कॉर्नर्स कहाँ पर है हमारे पास? नीचे वाले हैं। यही तो होता है, हमारे पास पार्टिकल कॉर्नर्स पर होते हैं। और कहाँ पर होते हैं हमारे पास? जितना एक हमारा यहाँ बॉडी सेंटर होता है, उस बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल लाइक होता है। यहाँ बॉडी का सेंटर होगा कहीं पे, इस पर हमारा एक पार्टिकल लाए। तो ये हमारे इस तरह पार्टिकल्स की लोकेशन होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे ए और आर के बीच के रिलेशन के बारे में, अब ए और आर क्या है? मान लेते हैं ये हमारा यूनिट सेल है, तो इसके अंदर इसकी जो एज लेंथ है वो ए मान लेते हैं। ये ए है, ये ए है, सारी ए होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम बात करें ए, और मान लेते हैं हमारे पास जो आर है वो क्या है? हमारे पास रेडियस है हमारे एटम की। रेडियस मान लेते हैं हमारे किसकी बच्चों? एटम की। हमारे पास ये एटम की या पार्टिकल की क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। तो अभी हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये तो हम वॉल्यूम बता पाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ यूनिट, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा हमारे पास? क्योंकि हम एटम को स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अभी हमें आर तो पता है, अभी हमें पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल हमारा कैसा है? क्यूबिक है। क्यूबिक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ये भी हमें पता है। अब हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कंसीडर करते हैं इस ट्राइंगल को, ए बी, और इस पॉइंट को मान लीजिए सी और इस पॉइंट को मान लीजिए डी। बच्चों अभी अब हमने देखा है बीसी कितना है? ए। सी डी भी कितना होगा? ए। तो नीचे आपको एक फेस डायगोनल दिख रही है बीडी। अगर नीचे वाली फेस डायगोनल की बात करें तो उसमें हमने कुछ इस तरीके का देखा था। ये पॉइंट हमने मान लिया था बी, और हमारा ये वाला पॉइंट सी था, और इधर डी था, और यहाँ हमारे पास ए था, ये भी ए था। और हर एंगल 90 डिग्री होता है हमारे पास हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ट्राइंगल बी सी डी की बात करी जाए, बी सी डी की, तो इसमें बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पाइथागोरस ये थ्योरम ये तो कहता है हमारे पास बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और हाइपोटेनस कौन होती है हमारे पास? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2a स्क्वायर। ये बी डी स्क्वायर आ गया। अभी हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। एक और राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बनना है?
ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल भी 90 होता है, ये भी एंगल 90 था हमारे पास। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं तो कुछ ए बी डी ट्राइंगल हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। ये ए था, ये बी था और ये डी था। ये 90 डिग्री था। ये ए बी हमारा ए था और बी डी स्क्वायर हमारा 2a² के इक्वल आया। तो बी डी कितने के इक्वल हो जाएगा हमारे पास? तो √2a के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम √2a लिख सकते हैं, √2a लिख सकते हैं और यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, यही करते हैं बच्चों। तो ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। बी डी स्क्वायर की जगह क्या आया था अभी? 2a²। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3a²। या सिंपली बोल सकते हैं ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a। अगर आप इसका रूट ले लोगे तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। ए डी को समझना है। अब आपको ए डी को समझना है। अगर एक्चुअल में आप ए डी को देखते हो बच्चों, अगर आप एडी को देखते हो, ये हमारी एडी, हमारा ए पर एक एटम था, डी पर था और एक सेंटर पर था। एक्चुअल में तो हमने यहाँ स्मॉल दिखाया है। एक्चुअल में ये साइज थोड़ी होता है, तो बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर वाला है, जो बॉडी का सेंटर था। यहाँ पर हमारा एक पार्टिकल या एटम लाई कर रहा होगा। और इसी तरह ये कॉर्नर था तो इस पर हमारे लाई कर रहा था। और ये डी वाला भी कॉर्नर था और ये इस पर भी लाई कर रहा था। एडी में से जो पॉइंट सेंटर वाला है बॉडी सेंटर था, इस पर एक पार्टिकल लाई कर रहा था। एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यहाँ तक रेडियस, फिर ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस, फिर इस सेंटर से यहाँ तक रेडियस और इस सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस। एक्चुअल में जो ये एडी है ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स रेडियस के इक्वल है, 4 रेडियस के इक्वल है। एडी की वैल्यू अभी √3a आई थी, ये 4r के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ आर की वैल्यू निकालो या ए की वैल्यू निकालो, आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप आर की वैल्यू निकालते हो बच्चों, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है? √3a/4 इज इक्वल्स टू आर। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई है। अब हमें आर का पता चल गया, ए के बीच में रिलेशन क्या है। हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है, हमें वॉल्यूम ऑफ वन एटम पता है। अब हमें एक चीज चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसको भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल हमारे पास कितने एटम है पर यूनिट सेल? तो इसको बच्चों जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी। इसके अंदर हमारे 8 कॉर्नर है, कॉर्नर पे पार्टिकल है और हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक पार्टिकल जो कॉर्नर पे लाई करता है एक्चुअल में वो 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8। एक का एक के अंदर 1/8, तो 8 पार्टिकल्स का 8 × 1/8। और एक बॉडी सेंटर पर है और वो कंप्लीटली यूनिसाइड के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1। तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी आ गए। अब हम सिंपली अपना पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डायरेक्टली लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 πr³ यही था। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो था a³। यही था बच्चों। 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, 3 की जगह 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हो आप? √3, √3a/4 का क्यूब ऐसे लिख सकते हो। और हमारे पास डिनोमिनेटर में भी कौन है बच्चों? a³ है। इस a³ को मैं यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करके मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की जगह 2, 4 की जगह 4। और यहाँ a³ था और यहाँ एक 3 था, ऊपर एक पाई भी था, पाई भी था। और इसके हमारे पास क्या आया था? √3/4 का हम क्यूब कर रहे थे। तो √3 इंटू √3 और a का क्यूब a³ और नीचे 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझना है, यहाँ a³ से a³ हमारा कट हो जाएगा। a³ से बच्चों हमारा a³ कट हो जाएगा। अगर आप देखोगे बच्चों, ये a³ से हमारा a³ कट हो गया है। अगर आप देखोगे 4 से 4 भी कट हो जाएगा हमारा। ये जो 3 है, और √3 × √3 भी 3 होता है, तो दो हमारे √3 एक 3 से कट हो जाएंगे। हमारे पास ये आएगा 2 वन ज़ा, क्या आएगा बच्चों? 2 वन ज़ा और 2 टू ज़ा, ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम बाकी वैल्यूज को लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास √3 π/8। √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.732। और पाई की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं हम? 3.14। और अपॉन 8 इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0.68 के अराउंड आ जाती है वैल्यू। ये पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आ जाता है, जो हमें कौन से ऑप्शन में मिला है? सी में मिला है, ए बी डी में नहीं मिला है। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.